हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11th आईएससी बोर्ड के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे। हमने दो पार्ट डिस्कस कर रखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जहाँ पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स कुछ कुछ जो वर्ड्स होते हैं, यूटिलिटी क्या होता है, वो सब सारी चीज़ों के बारे में हमने, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, उसी तरीके से हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझे हैं। आज हम लोग पार्ट 3 में जो होगा उसी को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आज समझेंगे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है भाई, मार्केट क्या होता है भाई, प्राइस क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, क्योंकि 11th में ये सब सारी चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। तभी आप एक तरीके से 12th में जो कॉन्सेप्ट होगा उसको आप लार्जर पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो यूनिट 1 आपका अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, और इसका हमारा पार्ट 3 होगा। एक और पार्ट आएगा पार्ट 4, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए गए, तो इसको मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा धीरज रखकर एक तरीके से ना पढ़ें। ठीक है, हमेशा धीरज रखकर पढ़ें। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जैसे तैसे करके निकाल दूँ इस चैप्टर को। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिले और जो कि इम्पोर्टेंट है आपके 11th के लिए। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है आज के क्लास में भाई, वो हम लोग देख लेते हैं। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या होता है भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है निकल के क्या आता है भाई कि 4 तरीके का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आप एक तरीके से क्या करते हो, फैक्टर ऑफ पेमेंट जनरेट करते हो। क्या फैक्टर ऑफ पेमेंट जनरेट करते हो? ठीक है, फैक्टर ऑफ पेमेंट। अब जो फैक्टर ऑफ पेमेंट निकल के आता है, जैसे मान लो कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो 4 तरीके का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसके तहत जो होता है लोग एक तरीके से पैसा कमाते हैं। यहाँ पर क्या बोला, गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड क्या विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि जो भी गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस होता है वो एक तरीके से किसके हेल्प से हो रहा है, जितना भी एक तरीके से गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मदद से हो रहा है। तो इन 4 चीजों की मदद से ही किसी भी चीज का जो है वो प्रोडक्शन हो पा रहा है। अब यहाँ सिंपल सी बात है कि लैंड से क्या मिलता है भाई, हमें एक तरीके से प्रोडक्शन होता है जिसमें रेंट एज ए इनकम, इसको फैक्टर पेमेंट बोलो या फिर फैक्टर इनकम बोलो। ठीक है, फैक्टर इनकम या फिर फैक्टर पेमेंट, इसके तरीके से हम लोग चीजों को देख सकते हैं। अब यहाँ पर लैंड से रेंट मिलता है, लेबर को क्या मिलता है भाई, लेबर को वेजेस मिलता है, अभी हम लोग समझेंगे भी। ठीक है, कैपिटल से इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह या फिर आप पूंजी वगैरह आप जनरेट कर सकते हैं उससे। ठीक है, ये चीज। आगे आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है, प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब जो बिजनेसमैन रहते हैं। तो आपको देखो, किसी के पास लैंड है तो लैंड से उसको क्या मिल रहा है भाई, रेंट मिल रहा है। किसी के पास अगर वो लेबर कर रहा है तो उससे क्या मिल रहा है, उसको वेजेस वगैरह, सैलरीज वगैरह मिल रहा है भाई, है कि नहीं। यहाँ पर सैलरी हो गया। कैपिटल, कैपिटल से उसको क्या मिल रहा है भाई, इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट हो गया। और जो एंटरप्रेन्योरशिप से क्या मिल रहा है, उसको प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर बोला जाएगा इकोनॉमिस्ट ने 4 ग्रुप में फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है वो एक तरीके से बांटा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये चीज आप लोग 9th में भी 10th में भी पढ़े होंगे, इसमें थोड़ा सा डिटेल में हम लोग एक तरीके से पढ़ के चलेंगे। बस ये याद रखिएगा, ये सब जो रेंट आता है, वेजेस आता है, इंटरेस्ट रहता है, प्रॉफिट रहता है, वो एक तरीके का आउटकम निकल कर आता है। क्लियर? अब एक एक करके देखते हैं लैंड के बारे में, फिर उसके बाद लेबर के बारे में। लैंड क्या, लैंड इन एन इकोनॉमिक्स, क्योंकि लैंड हम लोग इकोनॉमिक्स के तौर पर देखेंगे, इज यूज्ड नॉट इन द सेंस ऑफ सॉइल। लैंड को हम लोग सॉइल के साथ, ये भाई यहाँ पर जो सॉइल है वो अच्छा है तो लैंड अच्छा उपजाऊ होगा, वो ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर क्या लैंड इकोनॉमिक्स में यूज होता है क्या, कि वाइडर सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। लैंड एज ए इकोनॉमिस्ट यूजेस इन द टर्म्स दैट इंक्लूड्स फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर एंड एज अ लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल्स व्हिच कैन बी कॉमनली यूज्ड एज ए नेचुरल रिसोर्स। जो कि किस में इस्तेमाल होगा, नेचुरल रिसोर्स में इस्तेमाल होगा। और जो नेचुरल रिसोर्सेस रहते हैं उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है फिर, सिंपल सी बात है, नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल जो है उसमें हम लोग उसका इस्तेमाल गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो भी चीजें अभी सीखेंगे उसमें गुड्स एंड सर्विस से प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्योंकि जमीन का इस्तेमाल सिर्फ हम उसमें खेती करने के लिए नहीं करते हैं, उससे हम लोग मिनरल्स भी निकालते हैं। और उस मिनरल से जैसे माइका निकाला, माइका निकालने के बाद हमने उसको शीशा बनाया उससे, तो एक तरीके से हम गुड्स बना, है ना। तो गुड्स और सर्विस, आयरन ओर निकाला, आयरन ओर से क्या बना, आयरन बना। तो एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम गुड्स एंड सर्विस बनाकर उसको एक तरीके से बेचते हैं इकोनॉमी में। क्लियर? तो पहला। दूसरा क्या हो गया, लेबर। इन एवरीडेज कॉमन प्रैक्टिस लेबर रेफर्स टू द वर्क डन बाय द मैनुअल
वर्कर्स लाइक एग्रीकल्चर लेबर्स एंड फैक्टरीज, है कि नहीं? आम भाषा में आप ये जान रहे हैं कि भाई जो लेबर होते हैं वो क्या कोई काम करता है, उसके बदले उसको कुछ पैसा मिलता है, वो एक तरीके से फैक्टर इनकम के तरीके से हम देख सकते हैं। बट इकोनॉमिक्स में लेबर रेफर्स नॉट only to the work done by the manual workers like agriculture and industrial workers, but also to be a mental workers done by the office clerks, teachers, doctors, the ballet dancer, एक तरीके से एटसेट्रा। मतलब यहाँ पर हम लोग लेबर में सिर्फ पहले हम लोग क्या करते थे कि भाई जो फैक्ट्री में या फिर जो एग्रीकल्चर में मतलब एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो वर्कर्स हैं, बल्कि वर्कर्स कौन है या फिर लेबर कौन है, जो एक तरीके से ऑफिसेस वगैरह में भी काम कर रहे हैं, वो सब सारे भी एक तरीके से आपके किसके अंदर आएंगे, आपको देखने को मिलेगा लेबर के अंदर। तो वो एक तरीके से क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोगों को अपने काम के थ्रू, है कि नहीं? कि वो सर्विस, वो काम कर रहा है, काम के बदले वहां पर सर्विस जनरेट हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं टीचर हूँ, तो मैं भी एक तरीके का लेबर कैटेगरी के अंदर आऊंगा, क्योंकि मैं भी एक तरीके से सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, क्लियर? तो जो कि समझ में चलना है, लैंड और लेबर समझ में आगे होगा कि दोनों का अलग अलग प्रेजेंस है, जो कि आप समझ के चल सकते हैं। क्लियर? आगे आ जाओ भाई नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर कैपिटल क्या है भाई? कैपिटल इज डिफाइंड एज द मैन मेड और प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला गया? कैपिटल सिर्फ ये नहीं होता है कि आपके पास पैसा है, वो तो है, पैसा है, पैसा आपने लगाया, उससे इंटरेस्ट कमाए, वो अलग है, ठीक है? फैक्टर पेमेंट हो गया, फैक्टर सर्विस हो गया। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से जो पैसा है आपके पास, कैपिटल, उसको डिफाइन करते हैं जो मैनमेड और प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितने भी मशीन्स हैं, मशीन्स का इस्तेमाल किसमें किया जा रहा है? प्रोडक्शन। तो मशीन एज अ कैपिटल है ना, यहाँ क्या काम कर रहा है? मशीन एज अ कैपिटल। प्लांट्स है, कहीं पर प्लांट्स मतलब जो फैक्ट्री वगैरह लगाए जा रहे हैं वो सब, लेकिन एक्चुअल में वो कैपिटल जनरेट क्या करता है? इंटरेस्ट करता है, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये बात भी समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि टू इंपॉर्टेंट है, कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, इट इज नॉट द गिफ्ट ऑफ द नेचर। याद रखना, से लैंड गिफ्ट ऑफ द नेचर है, ये गिफ्ट ऑफ द नेचर नहीं, कि कैपिटल इंसानों ने एक तरीके से प्रोड्यूस करते हैं या इंसान ने प्रोड्यूस करा है, ठीक है? सेकंड, कैपिटल इज इशूड एज अ रिसोर्स टू प्रोड्यूस द अदर यूजफुल। कैपिटल का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? ताकि हम लोग और भी रिसोर्स का इस्तेमाल करके क्या कर सके? एक यूजफुल गुड्स को बना सके। क्या बना सके? यूजफुल गुड्स एंड सर्विस का इस्तेमाल। कैपिटल है, कैपिटल मतलब पैसा, पैसा है, पैसा से आपने क्या खरीदा? मशीन खरीदा। मशीन का इस्तेमाल आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, उसकी वजह से आप कपड़ा बना रहे हैं, कुछ अलग अलग बना रहे हैं, जूस बना रहे हैं, वो सब सारी चीजें। क्लियर? तो कैपिटल का यहाँ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आप जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? देयर इज अ 4 टाइप ऑफ इनपुट यूज्ड इन द प्रोडक्शन, जो कि किसी भी चीज को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ अ एंटरप्रेन्योरशिप। एक स्पेशल टाइप ऑफ ह्यूमन एक तरीके से रिसोर्स है, जिसका दिमागी मतलब दिमाग लगाकर वो अपने बिजनेस को चलाता है, अपने बिजनेस में काम करता है, उससे एक तरीके से प्रॉफिट निकाल के लाता है। एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो एक्चुअल में बिजनेस करता है। वन हु ऑर्गेनाइज प्रोडक्शंस, जो कि सारी प्रोडक्शन फैसिलिटी को देखता है, टेक्स द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोडक्शंस एंड बियर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। देखो, जो एंटरप्रेन्योर रहता है, जो एक तरीके से बिजनेसमैन रहता है, वो क्या करता है भाई? जो ऑर्गेनाइज करता है प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन करना है, जो प्रोडक्शन से इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे वो लेंगे, और बियर्स द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज इन द प्रोडक्शन, और जो भी अनसर्टेनिटीज होगा प्रोडक्शन में, उसको एक तरीके से काम करके चलेगा, ठीक है? जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपको समझकर चलना है। तो ये 4 चीजें समझ में आ गई, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसको फैक्टर पेमेंट के हिसाब से नहीं, फैक्टर और प्रोडक्शन के हिसाब से हमने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है? याद रखना है। लेकिन अगर फैक्टर पेमेंट पूछा जाए तो लैंड रेंट, लेबर वेजेस और सैलरी या कुछ भी बोल लो, ठीक है? जो भी इनकम कमा रहा है, और कैपिटल इंटरेस्ट, और एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट, ठीक है? अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले गुण क्या होता है? प्रोडक्शन इज द आउटकम ऑफ ऑपरेशन। प्रोडक्शन एक आदमी से नहीं होगा, जब तक ऑल प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अगर ये तीनों के कॉपरेशन की वजह से कोई प्रोडक्शन हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है कि नहीं? मतलब चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कॉपरेशन, प्रोडक्शन इज द आउटकम ऑफ कॉपरेशन, पहला जो गुण वो देखने को मिलता है।
थ्रू ऑल द फैक्टर्स नीड टू बी अ कंबाइंड इन एवरी प्रोडक्शन एक्टिविटी। कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए सारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको कंबाइन होना जरूरी है, ठीक है। तीसरा क्या है भाई यहाँ पर कि द सर्विस ऑफ द फैक्टर रादर देन द फैक्टर इटसेल्फ द कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन। जैसे एग्जांपल है कि अ लेबरर हेल्प्स इन प्रोडक्शन बाय यूजिंग हिज स्किल्स ऑफ नॉलेज, है कि नहीं। कि फैक्टर जो है क्या बोला गया यहाँ पर, देखो क्या बोला गया, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज दैट इट इज द सर्विस ऑफ द फैक्टर। फैक्टर इटसेल्फ काम नहीं करता, उसका जो सर्विस है, जैसे लेबर काम कर रहा है, तो लेबर का किस तरीके से काम अपना नॉलेज और बुद्धि का इस्तेमाल करके काम कर रहा है, वो एक तरीके से एक्चुअल जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन निकल के आता है। फोर्थ, ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। और सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कहीं ना कहीं फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे लैंड का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर फिजिकली अवेलेबल है। लेबर भी फिजिकली अवेलेबल, कैपिटल मशीन्स वगैरह दिखाई देता है भाई, टैंजिबल है। एंटरप्रेन्योरशिप जो बिजनेस कर रहा है वो भी एक तरीके से टैंजिबल है। फिजिकल एक्सटेंस मतलब देयर इज अ टैंजिबल रिसोर्स, सारे क्या है टैंजिबल रिसोर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्लियर। फिफ्थ में क्या है, एन इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज दैट द डिमांड फॉर द प्रोडक्टिव फैक्टर्स इज डिराइव्ड डिमांड। और जो भी प्रोडक्टिव रहता है वो डिराइव होता है। डिराइव का मतलब क्या हो गया कि समझो कि इन सब चारों से मिलकर एक तरीके से बहुत सारे सामान जो है वो एक तरीके से बनते हैं, इनके बिना कोई प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो ये क्या है, एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो आपको देखने को मिलेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखा जाए भाई नेक्स्ट शानदार तरीके से। अब आते हैं प्राइस। प्राइस क्या होता है, हमने बोला होगा भाई कि ये पेन जो है वो अगर 5 रुपए का मिल रहा है दैट्स मीन दैट इज द प्राइस, ठीक है। तो एक होता है कॉस्ट और एक होता है जो या फिर हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, एक बोलते हैं हम लोग मार्केट प्राइस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फैक्टर कॉस्ट और एक मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस मतलब यहाँ पर प्राइस शब्द का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर कॉस्ट शब्द का। तो फैक्टर कॉस्ट जो सामान एक तरीके से बनने में जो कॉस्ट लगा, क्या बोला, बनने में जो कॉस्ट लगा, बनने में कॉस्ट, कि जो कॉस्ट बनाने में लगा दैट इज कॉल्ड द फैक्टर कॉस्ट। और जिसको सेल करना है, सेल वाला जो कॉस्ट है, सेल वाला जो कॉस्ट है मतलब जो सेल जिस पर कर रहे हैं, जिस प्राइस पर कर रहे हैं, या कॉस्ट नहीं बोल रहे हैं, जिस प्राइस पर हम लोग चीजों को बेच रहे हैं दैट इज कॉल्ड द मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे बोला जाए फ्री इंटरप्राइजेस इकोनॉमी। इन अ फ्री इंटरप्राइज, क्योंकि हमारा इकोनॉमी क्या है आजकल, फ्री इकोनॉमी है, जहाँ पर जो प्राइसेस वगैरह होते हैं वो तय की जाती है, बाद में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाता है। तो इन अ फ्री इंटरप्राइजेस इकोनॉमी ऑल द गुड्स एंड सर्विस कैरी अ प्राइस टैग, क्योंकि हर एक चीज का प्राइस टैग होता है। प्राइस किसका नहीं होता है भाई, जो फ्रीली अवेलेबल है, जो फ्रीली अवेलेबल है, जैसे कि बहुत लार्ज मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। हमेशा प्राइस होता है स्कार्स चीजों का, क्या होता है स्कार्स चीजों का। स्कार्स मतलब जिस चीज की कमी हो, आप हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जिस चीज की कमी है उस चीज का प्राइस। जैसे एयर का, जैसे हम लोग गुड्स लाइक एयर व्हिच आर अ गिफ्ट ऑफ द नेचर आर नोन एज फ्री गुड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री गुड्स है, जो फ्रीली अवेलेबल है। और फ्रीली गुड्स का जो फ्री गुड्स का रहता है उसका कोई भी प्राइस नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर बोले प्राइस क्या है, प्राइस आर द एसेंस ऑफ द फ्री एंटरप्राइजेस इकोनॉमी, अ होल सेट ऑफ प्राइस प्रिवेल्स इन सच एन इकोनॉमी। जो फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी में है वहां पर एक तरीके से प्राइस को तवज्जो दिया जाता है और प्राइस को रखा जाता है, मतलब किसी भी चीज या कोई भी चीज, द स्कार्स रिसोर्स हैव इट्स ओन प्राइस। क्यों, क्योंकि हमेशा जिस चीज की कमी होती है उस चीज को बनाया और उसको बेचा जा सकता है इकोनॉमी में, और उसको एक पर्टिकुलर प्राइस पर। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर कोई बोलेगा कि भाई एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओ, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज द यूनिट और अमाउंट ऑफ अ मनी दैट हैज टू बी गिवन टू गेट दिस कमोडिटी, कि जो भी अमाउंट हम देकर किसी भी कमोडिटी को प्राप्त कर सकते हैं या फिर हम लोग ला सकते हैं अपने पास, दैट इज कॉल्ड द प्राइस। क्या है यहाँ पर, ये डेफिनेशन याद रखना, अगर डेफिनेशन एग्जैक्ट डेफिनेशन आ गया तो ये डिफाइन है, ठीक है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या याद रखोगे, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज द यूनिट और द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज टू बी गिवन टू बाय दिस या बाय द कमोडिटी या टू गेट दिस कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड द प्राइस, ठीक है। समझ में आया प्राइस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। और एयर वेरी यूजफुल है, लेकिन उसके बाद भी, लेकिन एयर की कमी नहीं है, अब जिस चीज की कमी नहीं होगी उसकी कोई भी प्राइस नहीं होगी। जैसे कि क्लोथ है, तो क्लोथ की क्या है, क्लोथ किससे बनता है भाई,
कॉटन वगैरह से, कॉटन वगैरह ऐसा नहीं है कि बहुत अनलिमिटेड अवेलेबल है, अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, फ्रीली अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, उसका कहीं ना कहीं प्राइस देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे आते हैं भाई, नेक्स्ट क्या, प्राइस क्या होता है, एक सेंसिटिव इंडेक्स है। अब प्राइस जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है भाई, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। क्या बोला गया, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। डिमांड एक तरीके से चीजों का मान लो कि बहुत अधिक है। जैसे एग्जांपल है, मान लो कि पेन का जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन पेन का जो सप्लाई है वो कम है। क्या है, सप्लाई कम है और एक तरीके से उसकी डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है। तो डिमांड अगर ज्यादा है और सप्लाई एक तरीके से कम है, मतलब उसका जो प्राइस होगा वो आपको हाई देखने को मिलेगा, ठीक है, प्राइस बहुत हाई देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, सप्लाई बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत ज्यादा है और उसकी डिमांड बहुत कम है। क्या बोल रहे हैं, उसकी डिमांड बहुत कम है, तो एक तरीके से आपको मतलब इस बहुत सारा ना बना के मार्केट में आ रहा है, लेकिन कोई उसको खरीदने के लिए तैयार ही नहीं, डिमांड, क्योंकि सप्लाई हमेशा कौन करेगा, सप्लायर करेगा या फिर सेलर करेगा, है कि नहीं, सप्लायर करेगा या फिर सेलर करेगा। लेकिन जो डिमांड करता है वो हमेशा कौन करता है, कंज्यूमर करता है। तो कंज्यूमर को डिमांड ही नहीं करता है, ठीक है, डिमांड ही नहीं कर रहा। डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट हम लोग 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना है कि सप्लाई जो किया जाता है, सामान को बनाकर जो बेचा जाता है वो किसके द्वारा, और जो सामान को लिया जाता है तो उससे डिमांड क्रिएट होता है, और डिमांड अगर कम होगा तो एक तरीके से प्राइस आपको देखने को मिलेगा बहुत कम। समझ रहे हो, तो यहाँ प्राइस बहुत कम। तो ये बोला गया, प्राइस रिस्पॉन्ड द चेंज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एनी चेंज इन डिमांड और सप्लाई कंडीशन ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस। उसकी वजह से क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब द प्राइस एट विच, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या, द प्राइस एट विच डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। उस प्राइस पर, जिस प्राइस पर उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है, उस चीज का जो डिमांड है और उस चीज की सप्लाई बराबर हो जाती है। The price at which the demand and supply equals each other, then we can, that price is known as equilibrium price. जैसे मान लो 5 रुपया का जब दाम था पेंसिल का, पेन का, तो एक तरीके से शानदार एग्जांपल है, पेन का 5 डिमांड हो रहा था और उतना ही 5 ही सप्लाई हुआ। इसका मतलब क्या, 5 रुपया पर जो पेन का डिमांड और सप्लाई बराबर हुआ, तो 5 रुपया क्या हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस। और इसी को हम लोग प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं फ्री इकोनॉमी में। इसी को हम लोग प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइस मैकेनिज्म, जहाँ प्राइस कैसे काम करता है, ठीक है। तो प्राइस कैसे काम करेगा, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू करेगा, जिसको आप समझ सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अच्छे से आगे देखो भाई, वैल्यू क्या होता है। अब वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, प्राइस और वैल्यू में क्या अंतर है वो समझो। वैल्यू क्या है, दैट इज व्हाट वैल्यू ऑफ कमोडिटी रेफर्स टू द वैल्यूएशन प्लेस्ड बाय द हाउसहोल्ड। जो भी वैल्यूएशन प्लेस किया जाता है हाउसहोल्ड के द्वारा ऑन द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि जो चीज एक तरीके से मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है, ठीक है, और जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। सिंपल सी बात है, प्राइस ज्यादा रहेगा तो वैल्यू ज्यादा रहेगा। लेकिन इसको अगर देखा जाए, वैल्यू हैज टू डिफरेंट मीनिंग। वैल्यू का दो मीनिंग होता है भाई। एक मीनिंग होता है कि वैल्यू इन द यूज, यूटिलिटी के हिसाब से। अब कोई इंसान बोलो कि यार ये ना इंसान जो होता है खाने का वैल्यू नहीं करता, लोग बोलते हैं ना कि फूड की वैल्यू नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि उसके पास फूड बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी अगर बहुत ज्यादा है तो उसका कोई भी एक तरीके से वैल्यू नहीं करता है। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन के लेवल पर हम लोग वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। क्या, सेटिस्फैक्शन, कि कौन सा बंदा कितना सेटिस्फाई है पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, उतना ज्यादा उसके लिए वैल्यूबल है या उतना ज्यादा उस इकोनॉमी के लिए वैल्यूबल है। जहाँ पर मान लो सारे करोड़पति रह रहे हैं, वहाँ पर जो सस्ती चीजों का, सस्ती ब्रांड की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। लेकिन वहीं पर जहाँ पर गरीब बस्ती, वहाँ पर खाने की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यूटिलिटी पर डिपेंड करता है, सेटिस्फैक्शन पर, कि वो कमोडिटी को यूज करके कितना सेटिस्फाई होता है, ठीक है, याद रखना है। दूसरा होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये होता है कि बार्टर सिस्टम है ना, एक बार्टर सिस्टम होता है। उसका वैल्यू हमने लगाया कि भाई मान लो कि हमको 500 मीटर क्लोथ चाहिए। अब 500 मीटर क्लोथ के बदले हमने मान लो कि 2 kg एक तरीके से
राइस दे दिया। क्या दे दिया? 2 kg राइस। मतलब 500 मीटर ऑफ क्लोथ की वैल्यू कितनी है? 2 kg ऑफ राइस। मतलब कमोडिटी के आधार पर अगर हमने चीजों को रख दिया, ठीक है, बार्टर सिस्टम। अभी हम लोग आएंगे कि नॉमिनल वैल्यू और रियल वैल्यू। अगर हमने क्या कर दिया कि 500 मीटर ऑफ क्लोथ, इसकी वैल्यू कितनी भाई बताओ भाई प्राइस में, तो इसकी वैल्यू हमने बता दी कि भाई 500 रुपया, 500 रुपीज है। तो हमने इसको मनी में एक तरीके से इसके वैल्यू को रख दिया। तो वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड थ्रू अ बार्टर सिस्टम और कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द मनी सिस्टम, ठीक है। अब इसको देखो थोड़ा सा, जो रियल वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू क्या होता है ये समझो। कोई भी कमोडिटी का रियल वैल्यू और मैनुअल वैल्यू क्या होता है ये समझो। नॉमिनल वैल्यू रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ कमोडिटी मेजर्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स। क्या बोला गया? अगर हम लोग कोई भी कमोडिटी के वैल्यू को अगर मेजर कर रहे हैं मॉनेटरी टर्म्स, मान लो ये जीन्स है, ठीक है। अब ये जीन्स को हम लोग ये मेजर कर रहे हैं कि भाई जीन्स कितने का है, मान लो 5000 रुपये का है, ठीक है, 5000 रुपये का है। इसका मतलब हम उसको किस में मेजर कर रहे हैं? रुपया में मेजर कर रहे हैं, मॉनेटरी वैल्यू में मेजर कर रहे हैं। तो जब भी किसी भी चीज को, कमोडिटी को, अगर आप मॉनेटरी वैल्यू में एक तरीके से मेजर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल वैल्यू। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉमिनल वैल्यू। लेकिन अगर हम लोग कोई कमोडिटी को, मान लो कि ये कमोडिटी है 5 जीन्स है भाई, मान लो कि 5 जीन्स है और 5 जीन्स के बदले आप मान लो कि 5 kg ऑफ व्हीट ले लो। क्या ले लो? 5 kg ऑफ व्हीट। सॉरी, रियल वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू द परचेजिंग पावर ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अदर कमोडिटी। कि ये कमोडिटी है वो दूसरी, इसको बेचकर या फिर इसका जो वैल्यू है वो दूसरे कमोडिटी के मुकाबले कितना वैल्यू है। इसका मतलब 5 kg अगर व्हीट देगा तो 5 जीन्स मिल सकता है, और 5 जीन्स अगर देगा तो 5 किलो एक तरीके से क्या मिल सकता है? तो अगर हम किसी भी कमोडिटी को कमोडिटी से कंपेयर करके उसकी वैल्यू को निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द रियल वैल्यू। और नॉमिनल वैल्यू अगर हम लोग किसी भी कमोडिटी को अगर मॉनेटरी टर्म्स में, रुपया के फॉर्म में अगर हम लोग उसको मेजर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो समझ में आ गया दो तरीके का वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और रियल वैल्यू। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ो। अब मार्केट क्या होता है? सिंपल सी बात है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? तो मार्केट एक ऐसा जगह होता है जहां पर ऐसा प्लेस होता है वेयर सेलर्स एंड बायर्स मीट टुगेदर टू परचेज एंड सेल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? मार्केट में 2 लोग होते हैं भाई, एक तो होंगे सेलर, ठीक है, और एक होंगे बायर, ठीक है, बायर। तो मार्केट क्या होता है कि अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर क्या करते हैं? मीट टुगेदर। क्या? मीट टुगेदर फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ मनी। मतलब क्या हो गया? सेलर ने कुछ बेचा, क्या दिया भाई? गुड्स दिया या फिर सर्विस दिया, ठीक है, उसके बदले बायर्स ने इसको क्या दिया? पैसा दिया। जहां पर गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है ऑन द बिहाफ ऑफ मनी। The market means the system or a setup at which buyers and sellers of a commodity are able to interact with and communicate with each other and strikes a deal about a price and a quality to be bought and sold। कि किस क्वालिटी, कितने क्वालिटी का बेचेगा, खरीदेगा, कितना क्वालिटी ला रहा है, कितना क्वांटिटी खरीदना है, वो सब सारी चीजों की वैल्यू में इनके बीच में क्या होगा? एक कम्युनिकेशन होगा। क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो बाजार एक ऐसा जगह है जहां पर चीजों को खरीदा और बेचा जा सकता है बायर्स और सेलर्स के द्वारा, ठीक है। क्लियर हो गया? मार्केट समझ में आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 तरीके का मार्केट होता है जनरली, टाइप्स ऑफ मार्केट, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। एक होता है गुड्स मार्केट, एक होता है फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट और गुड्स मार्केट में बेसिक अंतर है भाई, क्या है वो समझो। कि गुड्स मार्केट में क्या होगा? गुड्स मार्केट आर दोज मार्केट वेयर द गुड्स एंड सर्विस आर बॉट एंड सोल्ड, जहां पर गुड्स एंड सर्विस को बेचा जा रहा है या फिर खरीदा जा रहा है। क्या? अब मार्केट होने के लिए आजकल फिजिकल जगह होने की जरूरत नहीं है। आप एक तरीके से फिजिकल जगह नहीं है तब भी आप मार्केट को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी आगे चलकर पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सब्जी मार्केट। हम लोग अगर बोलेंगे गुड्स का कौन सा मार्केट हो जाएगा भाई? वेजिटेबल मार्केट, लेकिन कि वेजिटेबल जो मार्केट है, लेकिन जहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ पर पैसों का लेन देन हो रहा है, ठीक है, पैसों का लेन देन हो रहा है,
लेकिन उसमें कोई फिजिकल कोई जगह पर नहीं हो रहा, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो हम लोग उसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, और चीजों का लेन देन हो रहा है। फैक्टर मार्केट क्या होता है? वेयर दोस मार्केट वेयर अ फैक्टर सर्विस आर बॉट एंड सोल्ड। जैसे कि लेबर मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, है कि नहीं? तो हम लोग कैपिटल मार्केट पूरा किसके अंदर आएगा भाई? एक तरीके से यहाँ पर, लेकिन सर्विस यहाँ पर दे रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर पूरा फाइनेंशियल मार्केट देखा जाए, जो कैपिटल मार्केट मनी मार्केट आता है, वो किस में आएगा? फैक्टर मार्केट में, जहाँ पर क्या फैक्टर सर्विस का लेन देन हो रहा है। जैसे कि लेबर है, किसी को लेबर चाहिए भाई, तो लेबर कंपनी वाला वहां पर आया, कंपनी वाला आया, उसको लेबर दे गया। अब लेबर मैंने बताया था सिर्फ काम करने वाले लोग नहीं होते, लेबर होता है कोई एक तरीके से कोई यूनिवर्सिटी में, मान लो कि आईआईटी में पढ़ रहा है, आईआईटी में एक बंदा है, वो काम करना चाह रहा था, वो इंटरव्यू दिया कंपनी को, कंपनी उसे ले गया, मतलब लेबर एक तरीके से यहाँ से ले गया, तो वो भी एक तरीके कौन सा मार्केट है? फैक्टर मार्केट है, ठीक है। तो याद रखना फैक्टर मार्केट और एक होता है कमोडिटी मार्केट। क्लियर? थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जो कि पार्ट 4 होगा। लास्ट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट कुछ बचा होगा, फ्लो वगैरह का, स्टॉक वगैरह कॉन्सेप्ट बचा हुआ, उसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।